हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर आप भी बीएससी, एमएससी या फिर इंजीनियरिंग के लिए हायर मैथमेटिक्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर होलोनोमिक सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में हम इन इक्वेशन को कैसे डराइव करना है ये देखेंगे, और जो भी बीच में हमें कोई डिफ़िकल्ट स्टेप है उनको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, सबसे पहले लेट Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn बी एन इंडिपेंडेंट जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल कोऑर्डिनेट्स आर आई। देखो, जैसे हमारे पास सबसे पहले पोजीशन वेक्टर होता है आर आई, तो हमने जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हैं उसकी जगह पे हमारे पास Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qn, ये हमारे अब न्यू जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले हम आर आई में जो भी था, ठीक है, उसको डिस्कस करते थे आर आई पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या है, एक नए कोऑर्डिनेट्स जो भी जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है उनको हम आर को हम उनकी टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, आर आई वेक्टर दैट इज़ पोजीशन वेक्टर, जो आगे अब किसका फंक्शन हो गया, जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उनका, और साथ में टी का फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास आर आई पोजीशन वेक्टर है तो उसके बाद अगर हम वेलोसिटी देखें, हमें पता है वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास वेलोसिटी हो गई। तो उसको हम आर आई डॉट भी लिख सकते हैं। डॉट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास वी आई को अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, इस स्टेप को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर हमारे पास डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी, इसको अगर हम टोटल डेरिवेटिव देखें, देखो आर आई का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव अगर हम देखें तो आर आई हमारे पास फंक्शन है Q1, Q2 अप टू सोन Qn और साथ में टी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अगर टोटल डेरिवेटिव अगर हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखोगा, कर्ल आर आई वेक्टर, पहले आर का विद रिस्पेक्ट टू Q1, सो आगे Q1 का विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, उसको हम लिख देते हैं Q1 डॉट। ठीक है, नेक्स्ट आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 और Q2 का विद रिस्पेक्ट टू टी। ऐसे ही सोन चलते चलते हमारे पास आर का विद रिस्पेक्ट टू Qn और Qn का विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज़ Qn डॉट, प्लस उसके बाद हमारे पास आर है जो टी का भी तो फंक्शन है। ठीक है, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी डॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको वो तो 1 ही हो गया। देखो, इसको अगर हमने समीशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने समीशन यूज़ किया है ओवर J1 टू N। ठीक है, दैट इज़ कर्ल आर आई पॉन कर्ल क्यू जे डॉट। देखो, अगर हम यहाँ तक जो टर्म्स है हमारी, इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और साथ में हमारे पास कर्ल आर आई वेक्टर अपॉन कर्ल टी हमारे पास बच जाएगा। तो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली द आर्बिट्ररी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पार्शियल आर आई वेक्टर कैन बी कनेक्टेड विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पार्शियल क्यू जे बाय फोल्डिंग। मतलब अब हम क्या करेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास पार्शियल आर आई, ठीक है, जो हम बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एक्चुअल में अगर हम किसी बॉडी को मूव करना चाहते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट हम लाना चाहते हैं फोर्स की हेल्प से। ठीक है, तो फोर्स, हम जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं बट हमारे पास उसके एवज में जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि जो हमें दिखाई भी नहीं दे सकता। ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर हम मान लो फोर्स अप्लाई करें और उसमें हमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नज़र ना आए
तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं पार्शियल आर आई वेक्टर से, ठीक है। जो भी हमारा डायनामिकल सिस्टम होगा उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है। उसको हम उस केस में हम बोलेंगे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। उसको हम अगर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यू अब कोऑर्डिनेट जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे है, ठीक है, तो हम पार्शियल आर आई वेक्टर को पार्शियल क्यू जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी टर्म में लिख सकते। देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर हम देखो हमारे पास आर आई जो वेक्टर है किस किस का फंक्शन है, Q1 Q2 अप टू सोन Qn और साथ में T का, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, Qn ही है ये। तो देखो पार्शियल आर आई को अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आर का विद रिस्पेक्ट टू Q1 और उसके बाद पार्शियल Q1, ठीक है। आर का विद रिस्पेक्ट टू Q2 पार्शियल Q2 अप टू सोन आर का विद रिस्पेक्ट टू Qn पार्शियल Qn। टी का जो भी है डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। उसके बाद हम जो हमारा पार्शियल आर आई है उसको हम लिख सकते हैं समीशन जे कर्ल आर आई अपॉन कर्ल क्यू जे पार्शियल क्यू जे, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमारे पास वर्चुअल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस, जे हमने पीछे डराइव किया था किसी टॉपिक में कि हमारे पास जो भी वर्चुअल वर्क होता है, वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन ही ये होती है, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क डन, वैसे हमारे पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारे पास अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्शियल आर आई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास अप्लाइड फोर्स है इनटू हमारे पास जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे समीशन आपको पता है क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम एक डायनामिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या फिर जितने भी आप पार्टिकल्स लेंगे तो हर एक का जो भी हमारे पास वर्क डन होगा तो क्या है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम उसको समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो ये पार्शियल आर आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू थी, इसको हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो समीशन था, ठीक है, इकट्ठा कर लिया समीशन को और इस टर्म को इसके साथ में लिख दिया। उसके बाद जो आई वाला समीशन था वो हमने अंदर ले लिया, तो बाकी हमारे पास ये पार्शियल क्यू जे टर्म बाहर है। अगर आप इस टर्म की बात करें तो ये हमारे पास टर्म, इसको हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल क्यू जे, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल क्यू जे है, ये देखो इसकी, ये वो हमारे पास जो टर्म है इसकी जगह पे हमने लिखा ना, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जर्नलाइज्ड फोर्स, ठीक है। कैपिटल क्यू जे हमारे पास जर्नलाइज्ड फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार है। इसके बाद हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, हम लेंगे समीशन ओवर आई पी आई वेक्टर डॉट पार्शियल आर आई वेक्टर, यहाँ पे सॉरी पी आई वेक्टर डॉट, ठीक है। ये हमारे पास पी आई क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम का भी आगे डेरिवेटिव है, तो मास का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। मास तो ऑब्वियस है कि जो हमारे पास आर आई वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, उसका डेरिवेटिव ही करेंगे। तो हम पी आई वेक्टर डॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम आई वी आई आर आई डबल डॉट, कि आर आई डॉट, ठीक है, जो आर आई वेक्टर का डॉट होगा वो वेलोसिटी होगी, तो उसका भी अगर हमने डॉट करना है आगे तो हमारे पास डबल डॉट हो जाएगा, बाकी वैल्यू जहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास जो दोबारा से पार्शियल आर आई वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमने फिर से पुट कर देनी है, जो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। यहाँ से हमें दोबारा वैल्यू पुट करनी है। वहाँ से वैल्यू पुट करके अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो समीशन थे उसको इकट्ठा कर लिया। इसके बाद हमें एक टर्म लेनी है, यहाँ पे एम आई आर आई वेक्टर डॉट कर्ल आर आई वेक्टर अपॉन कर्ल क्यू जे। इसका हम अगर
विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालें तो देखो हमारे पास क्या होगा, एम आई तो मास है, मास कांस्टेंट होगा, उसका तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मास ठीक है चेंज नहीं हो रहा विद टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं आर आई वेक्टर डॉट और कर्ल आर आई वेक्टर अपॉन कर्ल क्यू जे, इन दोनों के हमारे पास डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास u इंटू वी रूल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम u इंटू वी रूल लगाएं यहाँ पे, तो सबसे पहले एम आई एज इट है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव तो यहाँ पे आर आई डॉट था, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आर डबल डॉट हो जाएगा। दूसरी टर्म एज इट लिखी और नेक्स्ट प्लस एम आई एज इट, ठीक है। आर आई वेक्टर फर्स्ट टर्म एज इट है, तो सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव एज इट लिख दिया हमने। अगर अब हम इस टर्म में से ये वाली टर्म की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये टर्म एज इट और ये जो इधर टर्म है, ठीक है, ये दूसरी साइड पे जाके इधर पॉजिटिव में थी, यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने जो टर्म लिख दी, तो ये टर्म है, देखो हमारा एक्सप्रेशन था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे हम वो वैल्यू अब पुट करेंगे जो हमने अभी अभी वहाँ से निकाली है, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे पास हमने ये वैल्यू निकाली इस टर्म की, वो हम अपनी जो भी इक्वेशन हम डराइव कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, साथ में हमारे पास पार्शियल क्यू जे आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी टर्म को अब हम सॉल्व करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि इसी में जो भी हमें चेंजेस करने हैं इसी की हेल्प से हम अपनी इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहले डेरिवेटिव में जो भी हमारे पास जो टर्म्स थी हमने लिख ली, ठीक है। जैसे जैसे भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी, यहाँ पे एक ही चेंज किया है, फर्स्ट टर्म तो एज इट ही लिखी है और सेकंड टर्म में जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसको अंदर ले गए हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव था उसको डेरिवेटिव के साथ है इंटरचेंज कर दिया, ठीक है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखो यहाँ पे हमारे पास कर्ल आर आई वेक्टर अपॉन कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू कर्ल आर आई वेक्टर डॉट अपॉन कर्ल क्यू जे, ये हमारे पास एक रूल होता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव है तो हमने दोबारा किसी भी टर्म के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है, तो ऊपर डेरिवेटिव अलग नीचे अलग, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है, बट वो इन दोनों के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो जो आर आई डॉट है उसकी जगह वो क्या होता है, ठीक है, उसकी जगह पे हम वी आई लिख सकते हैं, ठीक है। वी आई अकेला नहीं, यहाँ पे वी आई वेक्टर आएगा। जब भी आप वेक्टर एनालिसिस में या फिर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पे वेक्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वी आई वेक्टर अपॉन, यहाँ पे हम वैसी एज ए टर्म लिखें। देखो यहाँ पे अगर हम इस टर्म की जगह पे देखो ये इस टर्म की वैल्यू ये आ गई ना, ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी तो ये यहाँ पे आर आई डॉट था, ठीक है, मेरा ख्याल यहाँ पे मैंने डॉट, ठीक है, डॉट ही लगाया तो हुआ, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाया ना डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने, यहाँ पे आर आई डॉट की वैल्यू वी आई वेक्टर, यहाँ पे इस टर्म इस जो भी एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर देनी है हमने, ठीक है, वी आई आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें अपनी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक स्टेप बीच में और लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे कर्ल अपॉन कर्ल क्यू जे डॉट हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, हाफ और एम आई तो एज इट रहेगा, ठीक है।
जो डेरिवेटिव जे हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू क्यू जेड डॉट, ये सिर्फ वेलोसिटी का होगा, ठीक है। तो पहले देखो, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ जाएगा, वी आई वेक्टर एज इट, ठीक है। तो साथ में हमारे पास क्या है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कर्ल वी आई वेक्टर अपॉन कर्ल क्यू जे डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ एम आई वी आई वेक्टर कर्ल वी आई वेक्टर अपॉन कर्ल क्यू जे डॉट बचेगा। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने वेक्टर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो वो स्केलर ही हो जाता है हमारे पास, ठीक है। आपको पता ही होगा जब हम कोई भी देखो वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर करेंगे तो हम वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्केयर के साथ मैंने वेक्टर यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो भी हमने पीछे इक्वेशन की उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमने ये हमारे पास टर्म बन रही थी, उसकी जगह पे अब हमने ये पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। देखो अगर आप इक्वेशन को एक बार दोबारा देखना, अब यहाँ पे ये वैल्यू थी, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसको हम टी से डिनोट करते हैं इन डायनेमिकल सिस्टम। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने टी लिख दिया, यहाँ पे भी ये टी बन रहा है, ठीक है। इसको टी लिखने के बाद बाकी हमारा एक्सप्रेशन सब कुछ सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस टर्म की वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद बाय डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल वी हैव, हमारे पास जो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल था वो ये उसका हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो वहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने देखो पीछे स्टार इक्वेशन थी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन स्टार, ठीक है। यहाँ पे हमने इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमने ये डराइव की थी, ठीक है। इसी को अब हम वहाँ पे पुट करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर स्टार एंड इक्वेशन नंबर 4, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम समीशन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। समीशन कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये 3 ही टर्म बचेंगी और इक्वल टू 0। इसके बाद देखो अगर हमारे पास जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो भी हमने Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन लिया है वो आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब एक का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। या फिर एक को हम दूसरे की टर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही होता है, अगर दो टर्म आपस में इंडिपेंडेंट है उसका मतलब है कि एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो ही म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ पार्शियल क्यू जे, वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वो क्या है हमारे पास, वो भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें देखो तो दो टर्म हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल में है, ठीक है। अगर ये 0 हो रही है इसका मतलब या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 हो सकती है या दोनों 0 हो सकती हैं। बट ये हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, ये हमारे पास जो समीशन वाली पूरी टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाए। इस टर्म को 0 होने के लिए हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं, या तो ये खुद ही सारी टर्म्स 0 हो जाएं, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली सभी क्या है 0 हो जाएं, या फिर
एक और हो सकता है हमारे पास, या फिर अगर ऐसे हो सकता है ना, एक पॉजिटिव टर्म हो दूसरी नेगेटिव हो, तो वो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फिर जीरो आ सकता है सम, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो भी जे क्यू जे हैं जे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर टर्म इंडिपेंडेंट है तो किसी भी टर्म के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करें या डेरिवेटिव लें, वो भी हमारे पास अलग अलग आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ही आएगा। अगर दो टर्म आपस में इंडिपेंडेंट है तो उनका सम कभी भी जीरो इक्वल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो भी टर्म्स होंगी, ठीक है, उनको क्या है, खुद को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही हमारे पास जो समेशन वाली टर्म थी, ठीक है, उसको क्या है, जीरो होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जे की जब भी हम वैल्यू 1 2 3 जो भी लेंगे, ठीक है, वो आपस में टर्म इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको क्या है, जीरो होना पड़ेगा। तो सारी टर्म क्या है, जीरो होंगी। तो उसके बाद कुछ नहीं, हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। यही हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन फॉर मोशन इन होलोनोमिक सिस्टम है, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन को डेराइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।